24 मार्च 2020। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। Day one of India's 21-day nationwide lockdown, 1.3 billion people are staying home in the biggest ever lockdown in the world. The country's 1.3 billion people are required to stay at home for 21 days. 21 दिन में नहीं संभले तो 21 साल पीछे जाएंगे। हर कोई अपने घर में कैद हो रहा था और सभी के दिमाग में एक ही सवाल था कि आगे क्या होगा। दुनिया मानो थम सी गई थी। इन्होंने वो अभी स्टार्टअप किया था, जिनके स्टार्टअप से उनका इन्वेस्टमेंट भी नहीं निकल आया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कंप्लीट लॉकडाउन, 548 जिले पूरी तरह बंद। फैक्ट्रियों ने मजदूरों को निकालना शुरू कर दिया है, जबकि सरकार अपने आदेश पत्र में ये बार बार कह रही है जोर देकर कि फैक्ट्रियां अपने कामगारों को ना निकालें, उनके वेतन में कटौती ना करें। इतनी दूर चल के आते फिर उतना ही भगा देते हैं कि जाओ, जहाँ से आए हो वहाँ जाओ। हर जगह एक ही बात हो रही थी कि इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे चीजें सुधरने लगी थी और फिर एक वेरिएंट आया, डेल्टा। कोरोना वायरस की फिर से कई देशों में वापसी हो चुकी है। कई देश फिर कोरोना की मार से बेहाल हो रहे हैं। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के घर घर में अपने पैर पसार दिए। एक घर में रहने वाले ज्यादा लोग कोरोना की गिरफ्त में आए हैं। अगर घर के कोई एक मेंबर भी संक्रमित हुआ है तो परिवार के ज्यादातर लोग संक्रमित हो गए हैं। इसके पीछे की वजह कोरोना डेल्टा वेरिएंट यानी कि B.1.617.2 को बताया गया है। यह वेरिएंट अक्टूबर 2020 में सबसे पहले भारत में ही पाया गया था और 19 अप्रैल को 2,73,810 नए केस सामने आए, यानी 5 दिन में केसेस की संख्या 73,071 बढ़ गई है। सरकार के मुताबिक ऐसा लोगों की लापरवाही से हो रहा है। सेकेंड वेव में क्योंकि पॉपुलेशन पूरी तरह से एक्टिव रही है तो ऐसा जरूर लगता है जो पहले व्यक्ति थे वो कमरों में थे, घर में थे काफी हद तक और बाहर आए हैं। चार अप्रैल 2020 इस दिन दिल्ली के रहने वाले सलीम नौशाद, जो कि एक होटल में कुक का काम करते थे, उनकी फैमिली पर मानो आपत्ति आ गिरी। होटल ओनर ने कहा कि कुछ महीने अब होटल बंद रखना पड़ेगा, इसलिए तुम अपना इंतज़ाम कहीं और पर करो। सलीम नौशाद, उनकी वाइफ फातिमा बेगम और उनके 3 बच्चे वहाँ पर होटल ओनर ने दी गई रूम में ही रहते थे। लेकिन अब इनकम का पूरा सोर्स बंद और ऊपर से रहने का अलग इंतज़ाम करना। पैसे उधार लेने के अलावा सलीम के पास और कोई भी रास्ता नहीं था। कुछ समय ऐसे ही उधार के पैसों से ज़िंदगी बीत गई। फिर जुलाई 2020 में उन्हें दूसरे होटल में जॉब मिली। अब धीरे धीरे चीज़ें सुधरने लगी। इसी बीच आया एक नया वेरिएंट, नाम था डेल्टा। Then we could see waves of these internal migrants on roads trudging back to their villages on foot. Delta variant is behind India's second wave. डेल्टा वेरिएंट के बाद वो भी होटल प्रॉब्लम में आने लगा। वहाँ पर खाना खाने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई। ऐसे में होटल ओनर ने सलीम से कहा कि यहाँ से आगे कुछ दिन ज़्यादा काम नहीं रहेगा, इसलिए जब तक चीज़ें नहीं सुधर जाती तब तक तुम्हें कम सैलरी लेनी होगी। आमदनी कम हुई और खर्चे अभी भी उतने ही। और ऐसे में सलीम ने जो कदम उठाया उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जिंदगी में अपने हालातों के सामने सलीम ने घुटने टेक दिए और अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी एक किडनी बेचने का फैसला किया।
तो ये स्टार्ट हुआ 2020 में, जब मार्च में लॉकडाउन लगा। तो मेरे फादर का एक बिज़नेस है, वो होलसेल दुकान है, शॉप है होलसेल, जिसमें हम सेलिंग करते हैं। तो हमारे ऊपर थोड़ा पहले से ही कर्ज था। फिर सडनली जब लॉकडाउन लगा, उसके बाद सेकंड लॉकडाउन लगा, फिर थर्ड लॉकडाउन लगा, तो उसमें सारे शॉप्स को बंद कर दिया गया था यहाँ पे। सो उसके बाद कर्जे बढ़ते चले गए, क्योंकि हमारे खर्चे बढ़ गए थे और सेलिंग तो कुछ नहीं थी, सब शॉप वगैरह सब कुछ बंद था। हमारे एजुकेशन पे भी अफेक्ट पड़ा। अक्टूबर 2019 की बात है, जब हमने गुड़गांव के सेक्टर 63 के एक कोवर्किंग स्पेस में अपना एक ऑफिस शुरू किया। जब हम वहां पर गए तो उस कोवर्किंग स्पेस में ज़्यादा लोग नहीं थे, ज़्यादा कंपनीज भी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे लोग आने लगे, कंपनीज भी आने लगी और वो कोवर्किंग स्पेस भरता चला गया। जब हमारी उस कोवर्किंग स्पेस के फाउंडर से बात होती थी तो वो उस ग्रोथ से काफ़ी खुश थे। लेकिन इसी बीच आया कोविड-19। मार्च 2020 की शुरुआत में इंडिया में कोविड-19 के केसेस बढ़ने लगे। जैसे जैसे केसेस बढ़ने लगे, वैसे वैसे वहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या कम होने लगी और फिर आया लॉकडाउन। लॉकडाउन होने के कुछ दिन पहले ही हमने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया था। जैसे ही लॉकडाउन लगा, बाकी कंपनीज ने भी वर्क फ्रॉम होम शुरू किया, जिसके चलते 2.5 महीना वो कोवर्किंग स्पेस पूरी तरह से खाली था। लॉकडाउन के बाद भी कुछ खास एक्टिविटीज़ नहीं दिख रही थी। अभी भी डिमांड बहुत स्लो थी, अभी भी ज़्यादातर कोवर्किंग स्पेस खाली ही था। लेकिन अभी भी उस कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइडर कंपनी को अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना पड़ता था। अब सीट्स पूरी ऑक्यूपाई नहीं होने की वजह से कोवर्किंग स्पेस के लॉसेस धीरे धीरे बढ़ने लगे। कंपनी ने करीब 10 करोड़ की फंडिंग उठाई थी, जिसकी मदद से कंपनी 3 से 4 कोवर्किंग स्पेस चला रही थी। लेकिन उनकी सारी कोवर्किंग स्पेसेस में सिचुएशन सेम थी। कुछ महीने हेवी लॉसेस लेने के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि अब रुकने का टाइम आ गया है, एंड द कोवर्किंग स्पेस हैड टू शट डाउन। ये कहानी सिर्फ इस कोवर्किंग स्पेस तक लिमिटेड नहीं थी, और भी छोटी मोटी कई सारी कंपनीज हैं जिनको स्ट्रगल करना पड़ा और कुछ को बंद होना पड़ा। बिजनेसेस सफर कर रहे थे। पहले उनको लगा 1 दिन की प्रॉब्लम है, 2 दिन की प्रॉब्लम है, बट जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट्स आती गई तो वो टाइम बढ़ता गया। मेरा बिजनेस कुर्तीज का है, कुर्तीज गारमेंट का है। जैसे कि ऐसा इफेक्ट पड़ा, जैसे कि आई कांट एक्सप्लेन दिस। मोस्टली कुर्ती सब ऑफलाइन ही लेते थे, तो जो ऑनलाइन थे उनका बहुत बेटर चल रहा था, बट ये ऑफलाइन वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम आई। कोई क्रेडिट्स देने को तैयार नहीं था और कस्टमर ऑफलाइन तो निकल ही नहीं रहे थे। मोस्टली सब कस्टमर घर बैठे ही अपना चाहते थे। तो हमें बहुत बड़े प्लेयर से कंपटीशन के लिए बड़ा मार्केट और बड़ी स्पेंडिंग लगती, बट कौन फंडिंग देता। और हमें कोई नॉलेज भी नहीं थी ऑनलाइन बिजनेस करने की, कैसे ब्रांडिंग करे, कैसे एड्स रन करे, कैसे सेल करे, किसके थ्रू करे। शिपिंग भी मतलब हो नहीं पा रहा था उस टाइम भी, तो उस टाइम सफर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को लेकर वरीड रहते हैं। दे वांट इट टू बी सेफ एंड इजी सो दैट वो बिना किसी टेंशन के फ्रीली इन्वेस्ट कर पाए, और उसके लिए उन्हें जरूरत होती है एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म की और गाइडेंस और हेल्प की। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स को शुरुआत में वो गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उन्हें कई बार मार्केट में डिफिकल्टीज या लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। और इसके लिए मोतीलाल ओसवाल, जो कि पिछले 30 सालों से मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और बाकी चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हो तो। यहाँ पर आपको एक फ्री फाइनेंशियल एडवाइजर मिलता है जो आपकी इस फाइनेंशियल जर्नी में आपकी हेल्प करता है और आपकी क्वेरीज सॉल्व करता है। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तब टेक्नोलॉजी लेड प्लेटफॉर्म होना जरूरी है, और मोतीलाल ओसवाल यहाँ पर आपको रेडी टू इन्वेस्ट पोर्टफोलियोज प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको अनबायस्ड एआई पावर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस मिलती है। आपके इन्वेस्टमेंट नीड्स के अनुसार कस्टमाइज पोर्टफोलियो मिलते हैं। इतना ही नहीं, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं अपने 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए, एमओ ट्रेडर, एमओ इन्वेस्टर ऐप के जरिए। और यहाँ पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं। तो मोतीलाल ओसवाल के साथ आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो, जहाँ पर आपको लाइफ टाइम के लिए कोई भी एएमसी नहीं लगेगी और पहले मंथ का ब्रोकरेज भी फ्री रहेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो इस प्लेटफॉर्म को जरूर चेकआउट कीजिए।
आईटी सेक्टर इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा। शुरुआत में जब लॉकडाउन जब लगा था स्टार्टिंग में, तो एक्चुअली देयर वर लेऑफ्स इन आईटी कंपनीज, क्योंकि nobody knew what is gonna happen. Global giants, meanwhile, like Google, Amazon, Microsoft, they have more than 90% of its employees working remotely and now settling in for what we call hybrid workplace, where 20% of the employees will work on site while the rest continue to work from home. कई सारी आईटी कंपनीज ले ऑफ की तैयारी करने लगी। कुछ रूमर्स भी आने लगे कि कुछ आईटी कंपनीज ने हजारों एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। और ऐसी ही कुछ सिचुएशन थी आईटी एम्प्लॉयज़ की, जिनमें से एक थे बेंगलोर की सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले कार्तिक राधाकृष्णन की। उस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने भी अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू किया कि अगर अगले कुछ महीनों में मेरी जॉब चली जाती है तो बिना जॉब के भी कुछ महीने में सर्वाइव कर पाऊँ, इतना मुझे प्रिपेयर करना होगा। लेकिन जो हुआ वो इसके बिल्कुल अपोजिट हुआ। कोविड-19 ने मजबूर किया दुनिया की सारी कंपनीज को ऑफलाइन से ऑनलाइन ट्रांसफॉर्म होने में। एक छोटे से हॉस्पिटल से लेकर बड़े बड़े बिजनेसेस तक सब ने अपने अपने काम ऑनलाइन करना शुरू किया। जब बात आती है टेक्नोलॉजी की, तो इंडिया का टेक टैलेंट यूएस के टेक टैलेंट से काफ़ी चीप में अवेलेबल है, और इसीलिए कई सारी नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज अपना आईटी का काम इंडिया के आईटी कंपनीज को आउटसोर्स करती है। आईटी आउटसोर्सिंग मार्केट में इंडिया के पास 55% मार्केट शेयर है, जिसके चलते इंडिया की आईटी कंपनीज को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे। इनफैक्ट उसमें एक साल के अंदर ही 48% की ग्रोथ हुई। हालांकि आईटी कंपनीज भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। उनके पास अब इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट थे कि जितने वो हैंडल भी नहीं कर सकते थे, जिसके लिए अब वॉर शुरू हुआ टेक टैलेंट को हायर करने का। आईटी कंपनीज लेफ्ट, राइट, सेंटर सब जगह से टेक टैलेंट हायर कर रही थी। जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ती गई कि हर चीज ऑनलाइन चाहिए, तो ऐसे में जो कंपनीज हैं जिनको ले ऑफ किया था उनको तो लेकर, जो नए लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं भी आता है आईटी का, उन्हें भी लिया है, ट्रेन किया है। इसके पीछे वजह एक ये है कि तब उनके पास ऐसा था कि लोगों की कमी हो गई, क्योंकि अगर हर चीज ऑनलाइन जाएगी तो यू विल नीड पीपल फॉर डैट। मैं मेरा और अपने फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, तो मेरा फ्रेंड ने भी काफ़ी अच्छा शिफ्ट किया है। लॉकडाउन लगने के बाद उसने काफ़ी तेज शिफ्ट किया है। नाउ ही इज अर्निंग आई थिंक 25 to 26 lakhs पर एनम। सो मोस्टली इंडियन स्टार्टअप्स का भी जो पैकेज देने का जो वैल्यू है वो भी बढ़ गया है। प्रोडक्ट्स क्योंकि नए नए इंडिया भी ला रही है अभी। जहां एक और दुनिया की सारी इकोनॉमीज स्ट्रगल कर रही थी, बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे थे, लोग अपनी जॉब खो रहे थे, वहीं दूसरी ओर आईटी कंपनीज को ऐसे बिजनेसेस मिल रहे थे लाइक नेवर बिफोर, जिससे आईटी कंपनीज के रेवेन्यू तेजी से बढ़ने लगे। साथ ही इस आईटी टैलेंट हायरिंग के वॉर में विनर जो थे वो थे आईटी एम्प्लॉयज, जैसे कि कार्तिक राधाकृष्णन, जिनकी सैलरी एक साल के अंदर ही 120% से बढ़ गई। जो भी छोटे मोटे स्केल वाले जो अपने आप को ऑनलाइन कर सकते थे, तो उन लोगों ने कोशिश किया ज़्यादातर ऑनलाइन ही रखने का। तो इससे क्या हुआ कि एक आईटी इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिल गया, और उसी टाइम में मुझे आई गॉट जॉब इन आई थिंक इन अप्रैल। सो मतलब मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद जो भी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद मेरी कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और उसने मुझे अच्छा खासा हाइक दिया। और मैंने अपने जो भी फ्रेंड्स सर्कल में जितने भी लोग थे जिनका ड्यूरिंग पैंडेमिक उन लोगों को जॉब लगा हुआ था, उन लोगों ने भी बोला कि हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस पैंडेमिक के सिचुएशन में। तो मतलब हम लोगों को भी अच्छा खासा हाइक मिल रहा है। कोविड-19 के चलते कंपनी ने कार्तिक को घर से काम करने के लिए कहा, और पिछले 1.5 साल से कार्तिक अपने होम टाउन तिरुवन्नामलाई से काम कर रहा है। आईटी कंपनी के चल रहे वर्क फ्रॉम होम की वजह से कंपनी के लीज एक्सपेंसेस बच गए, ट्रैवल अलाउंस बच गया, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और बाकी एक्सपेंसेस भी बच गए, जिसके चलते आईटी कंपनीज की प्रॉफिट मार्जिन तेजी से बढ़ने लगी। साथ ही कार्तिक जैसे एम्प्लॉयज जो टीयर 2 टीयर 3 सिटी से काम कर रहे थे, उनके भी एक्सपेंसेस बहुत कम हो गए, जिससे उनकी सेविंग बढ़ गई। एक तरह से ये एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बन गई। कई सारी आईटी कंपनीज ने तो इतना सारा प्रॉफिट कमाया कि उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा था कि इन पैसों का क्या करें।
बट आगे का जो पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इट विल ब्लो योर माइंड। TCS जो कि इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है, उसका फाइनेंशियल ईयर 2021 का प्रॉफिट था 32,000 करोड़, जिसमें से लगभग 75% प्रॉफिट उन्होंने डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स में बांट दिया। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ टाटा सन्स को, जो कि TCS का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है 72% स्टेक के साथ। टाटा सन्स को हज़ारों करोड़ का डिविडेंड मिलने लगा। अब सवाल आता है कि टाटा सन्स के सबसे बड़े शेयर होल्डर कौन हैं? रतन टाटा? नहीं, उनके पास सिर्फ 0.8% स्टेक है। टाटा सन्स का मेजॉरिटी स्टेक है अलग अलग चैरिटेबल ट्रस्ट के पास, और वो भी कुल मिलाकर 66%। यानी इस डिविडेंड और पैसों के असली भागीदार है वो चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके चलते टाटा ग्रुप के इन चैरिटेबल ट्रस्ट के डोनेशन 230% से बढ़ गए। कोरोना के खिलाफ जंग में टाटा ग्रुप जी जान से लगा हुआ है। टाटा ग्रुप ने 1500 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। 500 करोड़ रुपए PM केयर फंड में दिए हैं और 1000 करोड़ रुपए टाटा ग्रुप खुद राहत कार्यों में खर्च करेगा। हैदराबाद के वेंकट मुरली, जो कि MD है कालीगोटला टेक्नोलॉजीज के, कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम इन्होंने हर दिन अपने NGO नो वेस्ट फूड के जरिए 5000 मील्स प्रोवाइड किए हैं। उन्होंने देखा कि हैदराबाद के बचूपल्ली के कंस्ट्रक्शन साइट पर अलग अलग स्टेट्स के करीब 1500 लेबर्स फंसे पड़े हैं। उनके कॉन्ट्रैक्टर्स उनका कॉल नहीं उठा रहे हैं और खाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में उनके NGO नो वेस्ट फूड ने सुबह शाम उन्हें खाना पहुंचाया। हमने कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे 2,50,000 लोगों को खाना खिलाया। हर दिन 5,000 से ऊपर खाना खिलाते हुए जो खाना हमारे को मिल रहा था वो कम बढ़ रहा था, लोगों को खाली हाथ वापस भिजाना पड़ता था। वो दुख हो रहा था हमारा। हर क्राइसिस में कुछ विनर्स होते हैं, जैसे कि इस क्राइसिस में थी IT कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, और फिर उनमें से कुछ कंपनीज जैसे कि टाटा ग्रुप और कालीगोटला टेक्नोलॉजीज गिव बैक टू द सोसाइटी, तो उससे सोसाइटी को क्राइसिस से लड़ने में हेल्प मिलती है। वी नीड मोर सच कंपनीज हु बिलीव इन गिविंग बैक टू द सोसाइटी। और इन लोगों के ऐसे काम की वजह से सलीम नौशाद जैसे लोगों की जिंदगियां बच रही हैं।